आज मैं पुणे डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो पुणे डिवीज़न आते हैं वहाँ पर यह पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी हाल ही में यह 28 मार्च 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे और ये जो पेपर कंडक्ट करवाए गए थे वो 25% रैंकर कोटा के माध्यम से ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें इस पेपर के अंतर्गत नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तो टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। इसके अलावा इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर पहले प्रश्न की अगर बात करें पूछे गए हैं, इन BLC कंटेनर वैगन फॉर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ब्रेक पावर रेशियो ड्यूरिंग एम्प्टी और लोडेड कंडीशन ऑफ वैगन विच डिवाइस इज प्रोवाइडेड। यानी यहाँ पर पूछा गया कि BLC कंटेनर वैगन के अंतर्गत हमें अगर किसी भी जो हमारा ब्रेक पावर रेशियो को अगर इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करने, जब हमारा वैगन एम्प्टी और लोडेड कंडीशन में हो उस दौरान अगर हमें ब्रेक पावर रेशियो अगर इंक्रीज करना हो डिक्रीज करना हो तो किस प्रकार के डिवाइस का यूज हम BLC वैगन के अंतर्गत करते हैं। तो जो हमारा BLC वैगन है इसमें हमारा एम्प्टी और लोडेड को सेंस करने के लिए हमारा LSD डिवाइस लगा होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हमारा लोड सेंसिंग डिवाइस होता है, जिसके माध्यम से यह एम्प्टी और लोडेड को सेंस करता है। यह सिंपली हमारा प्रत्येक बोगी में एक की संख्या में प्रत्येक बोगी में हमारा BLC वैगन में लगे होते हैं। और इसमें अगर बात करें तो यह मेनली हमारा जो बुलस्टर होता है उनके जो लोअर प्लैंक और जो हमारा LSD का जो आर्म होता है हमारा, इन दोनों के बीच की अगर बात करें हम प्लंजर के बीच तो 16 ± 1 का गैप होता है। यही गैप को जब यह हमारा प्लंजर टच करता है नीचे लोअर प्लैंक्स को तो उसके माध्यम से यह सेंस करता है कि वैगन हमारा लोडेड कंडीशन में है। फिर उसी के अनुसार हमारा ब्रेक जो है 3.8 kg का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजता है। अदरवाइज एम्प्टी कंडीशन में हमारा 2.2 का प्रेशर हमारा एम्प्टी कंडीशन में और 3.28 का प्रेशर हमारा लोडेड कंडीशन में ब्रेक सिलेंडर को भेजते हैं। उसी के अनुसार हमारा BLC वैगन में पिस्टन स्ट्रोक का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे BLC वैगन में ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक पूछा जाता है अगर तो एम्प्टी कंडीशन में यह 95 ± 10 mm होता है और बात करें लोडेड कंडीशन में तो 120 ± 10 mm ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक होता है, जो कि हमारा LSD के माध्यम से प्रेशर भेजे जाने के पश्चात यहाँ पर हमारा ब्रेक सिलेंडर का जो पिस्टन है उसके मूवमेंट उसी के अनुसार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पार्ट। स्पार्ट का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। तो स्पार्ट मेनली हमारा सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है, जो कि इसमें किसी भी प्रकार के इंजन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है, या खुद या सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं। जब भी हमारा कोई एक्सीडेंट वगैरह किसी लाइन्स में होता है तो यह खुद वह अपने जनरेट पावर करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PEAV। PEAV का फुल फॉर्म पूछा गया है तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच प्रेशर स्टार्ट्स लीकिंग फ्रॉम फीवा डिवाइस इफ एयर स्प्रिंग इन कोच इज फेल्ड। यानी यहाँ पर बोला गया है कि किस प्रकार के प्रेशर यहाँ पर लीक करना स्टार्ट होता है फीवा डिवाइस के माध्यम से जब हमारा एयर स्प्रिंग जो होता है वह कोच के फेल हो जाते हैं। तो जब भी हमारा यहाँ पर देखेंगे जो हमारा एयर बेल्लो होता है इसमें जो प्रेशर का सप्लाई होता है हमारा
वो एमआर से फीड पाइप से होते हुए हमारा एपी के माध्यम, एपी वाला जो प्रेशर होता है हमारा फीड पाइप का, उसके माध्यम से हमारा एयर बेलो चार्ज होते हैं। जिसका अगर बात करें तो प्रेशर जो होता है वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर हमारा एयर बेलो के में मौजूद होते हैं। जब यहाँ पर किसी प्रकार का हमारा एयर बेलो में लीकेज वगैरह होते हैं तो इस प्रकार को जो हमारा कनेक्शन जो होता है फीबा डिवाइस में, प्रत्येक बेलो का कनेक्शन हमारा फीबा डिवाइस से होता है। फीबा डिवाइस में जैसे ही हमारा सेंस करता है तो फीबा डिवाइस में लगे चोक जो होते हैं हमारा 8 mm के चोक जो होते हैं, उनके माध्यम से हमारा जो बीपी पाइप का जो कनेक्शन होता है वहाँ से प्रेशर हमारा ड्रॉप होने लगता है ब्रेक पाइप का, जिसके कारण हमारे गाड़ी में पूरे रिक्स में हमारे ब्रेक्स लग जाते हैं। तो यहाँ पर बात पूछे गए थे कि जब हमारा यह स्प्रिंग फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में जो फीबा डिवाइस से हमारा प्रेशर लीकिंग करना स्टार्ट होता है वो हमारा ब्रेक पाइप का प्रेशर होता है, जिसके कारण हमारा गाड़ी में ब्रेक लगते हैं और जो फीबा इंडिकेटर हमारा साइड में लगा होता है वो हमारा ग्रीन से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रेक पाइप प्रेशर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फुल फॉर्म फिएट। फिएट का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो फिएट सिंपली हमारा जो एलएचबी कोच होते हैं इनमें बोगी के तौर पर फिएट बोगी का प्रयोग किया जाता है। फिएट का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फैब्रिका इटालियाना डी ऑटोमोबाइल टोरिनो होता है। यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएवी। एसएवी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। तो एसएवी का फुल फॉर्म होता है स्लैक एडजस्टर बैरल होता है, यानी जो हमारा ऑटोमेटिक रूप से जो गैप जो होता है हमारा व्हील ट्रेड और ब्रेक ब्लॉक के बीच जो गैप होता है वो ऑटोमेटिक रूप से एडजस्ट करने का काम करता है, वही हमारा एसएवी के माध्यम से होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्लैक एडजस्टर बैरल। इसके अंतर्गत हमारा मेनली ए डायमेंशन और ई डायमेंशन होता है। ए डायमेंशन मेनली हमारा जो डिस्टेंस जो होते हैं कंट्रोलर हेड और बैरल ऑफ एसएवी के बीच के जो डिस्टेंसेज होते हैं उनके माध्यम से या ए डायमेंशन बताए जाते हैं। जबकि बात करें हम ई डायमेंशन की, तो ई डायमेंशन मेनली हमारा जो एसएवी के जो प्रोटेक्शन ट्यूब्स होते हैं और स्पिंडल पर बने जो कट मार्क होते हैं इनके बीच के डिस्टेंस को हम ई डायमेंशन के तौर पर जानते हैं। यह दोनों डायमेंशन के माध्यम से ही हमारा जो गैप होता है व्हील ट्रेड और ब्रेक ब्लॉक के बीच इनको मेंटेन किया जाता है, जो कि खुद ब खुद वो एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक इज प्रोवाइडेड इन विच व्हीकल्स, यानी एटीएल जो हमारा है ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक और किस प्रकार के व्हीकल्स में गाड़ी में मौजूद होते हैं। या सिंपली जो हमारा कंटेनर वैगन होता है बीएलसी कंटेनर वैगन, इनमें सिंपली जो कंटेनर लोडेड होते हैं उनको लॉक करने के लिए हम ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक एटीएल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ एटीएल्स का, तो 08 की संख्या में हमारा एटीएल पर बीएलसी कार है, यानी जितने भी हमारे ए कार्स होते हैं बी कार्स होते हैं प्रत्येक कार के ऊपर हमारा 8 की संख्या में एटीएल मौजूद होते हैं कंटेनर को लॉक करने के लिए। अगर बात करें हम यहाँ पर कि कंटेनर को लॉक करने के लिए जो हमारा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत कि कितने केजी के वेट के रिक्वायरमेंट होता है लॉक करने के लिए, तो यहाँ पर हम बात करें लॉक करने के लिए 6 kg वेट फोर्सेस का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि अनलॉक करने के लिए अगर बात करें हम तो 1000 kg वेट फोर्सेस का रिक्वायरमेंट होता है एटीएल को अनलॉक करने के लिए। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा एटीएल का मेंटेनेंस जो होता है आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स के माध्यम से वो हमारा G100 के अंतर्गत जो हमारा आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स है इसके माध्यम से ही हमारा एटीएल्स का जो मेंटेनेंस हो या इंस्पेक्शन हो इसी के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं हाउ फ्लैट टायर इन अ व्हीकल्स इज मेजर्ड, यानी व्हीकल्स यानी गाड़ियों में जो फ्लैट टायर्स है उसको कैसे हम मेजर करते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली जब भी जहाँ पर व्हील टायर्स के ऊपर हमारा फ्लैट टायर्स होते हैं वहाँ पर सिंपली हम पेपर स्टिक्स और जो हमारा स्टील स्केल जो होता है हमारा इन दोनों के माध्यम से हम
यूज करके हम जो फ्लैट टायर्स की जो लिमिटेशन डायमेंशन है उसको मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें फ्लैट टायर्स की लिमिटेशंस की, तो कोचेज के अंतर्गत यह लिमिटेशन 15 mm और वैगन यानी मालगाड़ियों की अगर बात करें हम तो इसमें 60 mm तक मैक्सिमम परमिसिबल रखा गया है फ्लैट टायर्स के लिमिट से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो व्हाट इज द मैक्सिमम बफर हाइट फ्रॉम रेल ऑफ कोच इन एम्प्टी कंडीशन। खाली अवस्था में जो कोच का जो मैक्सिमम बफर हाइट रेल लेवल से होना चाहिए वो कितना होगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया है, तो मैक्सिमम हमारा 1105 mm यह हमारा मैक्सिमम होता है। मिनिमम की अगर बात करें, सिंपली मिनिमम पूछा जाएगा तो यह 1030 mm मिनिमम बफर हाइट होता है फ्रॉम रेल लेवल्स। ये हमारा जो मिनिमम होता है वो लोडेड कंडीशन में होता है, तो इसका आप ध्यान रखिए। अगर आपसे मिनिमम पूछा जाता है अगर एम्प्टी कंडीशन में तो ध्यान रखिए 1090 mm होगा, तो ये भी आप ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर बात करें मैक्सिमम जो पूछा गया था तो 1105 mm, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन इन केस ऑफ हॉट एक्सल। हॉट एक्सल के केस में जो ट्रेन का जो मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो जब भी कोई सेक्शंस वगैरह हो जहाँ पर हमारा कोई लाइन ब्लॉक हो गया हो, उस केस में सेक्शन को क्लियर करने के लिए हमें उस पार्टिकुलर जो ट्रेन है उसको मूवमेंट कराना होता है। जब हमारा यह डिटेक्ट हो जाए कि यह पार्टिकुलर वैगन्स में हमारा हॉट एक्सल मौजूद है और हमें सेक्शन क्लियर कराना हो, तो इसके लिए जो हमारा लिमिटेशन रखा गया है वह 5 kmph का रखा गया है। जो कि यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं दिया गया है कोई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अदर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ ट्रेन पार्टिंग इन अ व्हीकल्स कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी व्हीकल्स में ट्रेन पार्टिंग्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ट्रेन पार्टिंग जब भी होता है, सिंपली या ट्रेन पार्टिंग में बात करें हम तो जब भी दो वैगन्स जो हमारा पूरे रेक जो होता है इनको दो पार्ट्स या दो से अधिक पार्ट्स में जब हमारा डिवाइडेड हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम ट्रेन पार्टिंग के तौर पर जानते हैं। इस कंडीशन में सबसे पहले जो हमारा जो डब्बी हमारा दो पार्ट्स में होंगे तो जो भी हमारा एयर हॉर्स जो कपल्स होते हैं फीड पाइप या बीपी पाइप्स का वो हमारा खुल जाएंगे, जिसके कारण जो हमारा बीपी प्रेशर्स वो ड्रॉप होकर लोकोमोटिव्स के अंतर्गत 0 तक आ जाएंगे। तो यह हमारा इंडिकेशन होगा कि हमारे ट्रेन्स के अंतर्गत ट्रेन पार्टिंग्स हो चुके हैं। तो यह हमारा बात करें तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो जो एक्सल बॉक्स बिकमिंग रेड हॉट, यह हमारा हॉट एक्सल का इंडिकेशन है। व्हील स्कीडिंग हमारा ब्रेक वाइंडिंग का इंडिकेशन है। हैमरिंग साउंड की अगर बात करें तो हैमरिंग साउंडिंग हमारा सिंपली फ्लैट टायर को इंडिकेट करता है। तो ये भी आप सिम्टम्स आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द पीओएस साइकिल ऑफ ICF-RA कोचेज, यानी ICF-RA कोचेज का जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग का जो साइकिल होता है, पीरियोडिसिटी होता है, वो कितना अंतराल पर किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। सिंपली जो हमारा RA कोचेज होते हैं वो हमारा इंस्पेक्शन कैरी, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव के अंतर्गत रखते हैं, इंस्पेक्शन कैरेज, यह सिंपली हमारा डिपार्टमेंटल कोचेज होते हैं। और जब भी किसी भी ICF कोच के डिपार्टमेंटल कोचेज के आपको पीरियोडिक ओवरहॉलिंग का साइकिल पूछा जाए तो सिंपली आप 24 मंथ्स में इसका POH किए जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन कोचेज। कोचेज में फ्लैट टायर का जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितना है, तो वह सिंपली हमारा 50 mm रखा गया है कोचेज के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा 60 mm जो होता है हमारा वो हमारा वैगन के अंतर्गत मैक्सिमम फ्लैट टायर का लिमिट होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डिकोड BBZI। BBZI को यहाँ पर डिकोड करना है। तो BBZI को सिंपली बात करें हम
तो यह 8 व्हीलर वैगन्स होता है जिसमें हमारा 2 ICF बोगी लगा होता है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 व्हीलर ब्रेक वान गुड्स ICF बोगी फिटेड। इसके अलावा जो हमारा BBJRC होता है वह सिंपली हमारा 4 व्हीलर ब्रेक वान होते हैं। BBCM जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें हमारा 8 व्हीलर ब्रेक वान तो होते ही, लेकिन इसमें कैसना बोगी लगा होता है। यानी BBJA हमारा BBZI के केस में है। वहीं बात करें BBCM में, तो BBCM में हमारा कैसना बोगी हमारा BBCM में लगा होता है। तो इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डिकोड BLLA जो हमारा वैगन है इनको डिकोड करना है। तो BLLA की अगर बात करें या बी बोगी जो होता है हमारा कार्स होते हैं, यह सिंपली हमारा बोगी लो प्लेटफॉर्म लॉन्गर कंटेनर फ्लैट वैगन होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोगी लो कंटेनर प्लेटफॉर्म लॉन्गर कंटेनर वैगन्स ए कार, यहाँ पर ए के लिए यहाँ पर इंडिकेट किया गया था तो यहाँ पर ए कार हो जाएगा। अगर बी यहाँ पर पूछा जाता तो बी कार यहाँ पर हो जाता। सिंपली यहाँ पर जो डबल एल जो यूज में लिया जाता है वो सिंपली लॉन्गर पर्पस के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डिकोड आर यू को डिकोड करना है। तो आर यू का यहाँ पर बात करें तो यह सिंपली सेल्फ प्रोपेलेड टावर वैगन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, लेंथ ऑफ LHB कोच इज हाउ मच मोर देन ICF कोचेज। ICF कोच के मुकाबले जो LHB का जो लंबाई होता है वो कितना ज़्यादा होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली हम बात करें ICF कोचेज की लेंथ का, बॉडी टू बॉडी का, लेंथ ओवर बॉडी का, तो यह 21,337 mm होता है। इसके अलावा बात करें हम LHB कोचेज का, तो यह सिंपली 23,540 mm इसका लेंथ ओवर बॉडी होता है। दोनों को डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, तो अप्रॉक्स 2.2 मीटर्स का आपका यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल पा रहा है। जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी LHB कोच का जो लंबाई है वो ICF के मुकाबले 2.2 मीटर्स ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, विच पार्ट इज प्रोवाइडेड इन वैगन्स फॉर मेकिंग नेसेसरी गैप बिटवीन ब्रेक ब्लॉक्स एंड व्हील्स। यानी यहाँ पर बोला गया कि किस प्रकार के पार्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं वैगन्स के अंतर्गत ताकि जो हमारा ब्रेक ब्लॉक्स और व्हील्स के बीच नेसेसरी गैप को मेंटेन किया जा सके। तो इस प्रकार गैप हमें अगर मेंटेन करना हो तो इसके लिए हमारा स्लैक लिस्ट बैरल लगाया गया है हमारा, जो कि खुद ब खुद यहाँ पर स्लैकलेस बैरल होता है और खुद भी खुद हमारा जो ब्रेक ब्लॉक और व्हील्स के बीच गैप को मेंटेन करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हमारा एम्प्टी लोड डिवाइस सिंपली हमारा जब ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन का मूवमेंट उसी के अनुसार हो सके, इस पर्पस को देखते हुए हमारा एम्प्टी लोड डिवाइस लगाया जाता है। इसके अलावा लोड सेंसिंग डिवाइस हमारा ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जो भेजा जाता है 2.2 और 3.8, इसको सेंस करने के पर्पस को देखते हुए हमारा लोड सेंसिंग डिवाइस लगाया जाता है। APM हमारा जो बॉक्स एंड HL वैगन जो होते हैं BMBS, इसमें हमारा सिंपली लोडेड और एम्प्टी कंडीशन को सेंस करने के लिए हमारा APM एंड ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस लगाए जाते हैं। इसके अंतर्गत हमारा सेंसिंग आर्म लगा होता है जो कि हमारा सिंपली वैगन अंडर फ्रेम और बोगी साइड फ्रेम के बीच लगा होता है। अगर वह 80 mm से बिलो अगर सेंस करता है तो वह लोडेड को इंडिकेट करता है, और एवं 80 mm अगर इंडिकेट करता है सेंसिंग आर्म का डिस्टेंस तो वह एम्प्टी कंडीशन को इंडिकेट करता है। उसी के अनुसार ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर 2.2 या 3.8 का भेजा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है,
व्हाट आर हॉट एक्सल सिम्टम्स। हॉट एक्सल का सिम्टम्स जो होता है वैगन या कोचेज के अंतर्गत वो क्या होता है। तो हॉट एक्सल के सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिंपली जो हमारा होगा कि स्प्लेशिंग ऑफ ग्रीस ऑन व्हील डिस्क, या लाइट स्मोक फ्रॉम एक्सल बॉक्स, या हॉटनेस ऑफ एक्सल बॉक्स बाय फिलिंग, या इसके अलावा बात करें तो एक्सल में गेट्स लॉक्स और व्हील स्किडिंग। यानी सिंपली बात किया जाए तो जो हमारा जो एक्सल बॉक्स होंगे वो हमारा गर्म हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो जो हमारा ग्रीस होगा वो ब्रेक डिस्क के ऊपर स्प्लेश कर जाएगा, सिरका की तरह दिख पा रहा होगा। इसके अलावा हमारा बात करें तो जब हम फिलिंग करेंगे तो हमारा जो एक्सल बॉक्स का टेम्परेचर है वो काफ़ी गर्म देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको एक्सल बॉक्स से स्मोक्स निकलते हुए भी दिखा जा सकता है। इसके अलावा आपका जो एक्सल है वो लॉक भी हो सकता है और व्हील स्किड भी हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो एक्सल बॉक्स का सिम्टम्स है हॉट एक्सल का। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1, 2, 3 तीनों में इस प्रकार का मैच कर रहा है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 इज ट्रू हो जाएगा, जबकि हैमरिंग साउंड हमारा फ्लैट टायर का सिम्टम्स है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ BLC कंटेनर रेक। BLC कंटेनर रेक्स का जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट्स है वह 100 kmph रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है विच टाइप ऑफ सेकेंडरी सस्पेंशन में बी फिटेड इन LHB कोचेज। LHB कोचों में किस प्रकार के सेकेंडरी सस्पेंशन फिटेड होते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो बात करें हम सेकेंडरी सस्पेंशन में, जब शुरुआत में LHB कोच आया था तो सेकेंडरी सस्पेंशन में हमारा हेलिकल कॉइल स्प्रिंग का प्रावधान सेकेंडरी सस्पेंशन के अंतर्गत किया गया था। फिर मॉडिफाइड करके जब हमारा राइडिंग इंडेक्स बेहतर किया जा सके, इस पर्पस को देखते हुए हमारा ईयर स्प्रिंग का प्रावधान सेकेंडरी सस्पेंशन में किया गया। यानी मेनली अगर बात करें तो दो टाइप्स का हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन LHB कोच में फिटेड होते हैं। एक होता है हमारा हेलिकल कॉइल स्प्रिंग और सेकेंड होता है हमारा ईयर स्प्रिंग। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का 1 and 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 and 3 इज ट्रू। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है विच बियरिंग इज प्रोवाइडेड इन LHB कोचेज। LHB कोचों में किस प्रकार के बियरिंग्स यहाँ पर प्रोवाइडेड होते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो LHB कोच में सिंपली हमारा CTRB यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग मौजूद होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर फॉर कोचिंग ट्रेन्स एट इन रूट स्टेशन। यानी बीच के जो मध्यवर्ती रास्ते होते हैं, इन रूट स्टेशन होते हैं, उनमें मिनिमम ब्रेक पावर यहाँ पर कोचिंग ट्रेन, ध्यान रखिए कोचिंग ट्रेन्स का पूछा गया है। तो कोचिंग ट्रेन के केस में हमारा इन रूट में मिनिमम 90% ब्रेक पावर होना अनिवार्य है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 90%। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा गया है कोचिंग ट्रेन्स का। शुरुआती में 100% और इन रूट में 90% ब्रेक पावर मिनिमम होना चाहिए कोचिंग ट्रेन्स के केस में। यहाँ पर ओरिजिनेटिंग स्टेशन के रिगार्डिंग पूछा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 100%। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट शुड बी द मिनिमम BP एयर प्रेशर इन ब्रेक बार्न ऑफ पैसेंजर ट्रेन। यानी पैसेंजर ट्रेन के जो हमारा ब्रेक बार्न्स में मिनिमम BP प्रेशर कितना होना चाहिए वो यहाँ पर पूछा गया है। तो पैसेंजर ट्रेन के केस में हम बात करें तो लोकोमोटिव्स में हमारा जो हमारा ब्रेक पाइप का जो प्रेशर होता है BP प्रेशर वह 5 kg/cm²। वहीं अगर बात करें ब्रेक बार्न के केस में हम, तो ब्रेक बार्न में केस में हमारा मिनिमम 4.8 kg/cm² का प्रेशर होना चाहिए कोचिंग के केस में। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.8। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन इन BLC कंटेनर वैगन इन लोडेड कंडीशन।
यानी लोडेड अवस्था में जो BLC वैगन कंटेनर वैगन में मैक्सिमम एयर प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में कितना होना चाहिए जब हम इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि जब भी हम इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं तो इस दौरान हमारा जो ब्रेक पाइप का प्रेशर है वो पूरे 0 किया जाता है। तो इस दौरान जो हमारा, चूँकि आप जानते हैं कि ब्रेक सिलेंडर में हमारा मैक्सिमम प्रेशर जो होता है वह 3.8 kg होता है, और इसका निर्धारण हमारा जो ब्रेक सिलेंडर में जो हमारा लिमिटिंग डिवाइस होता है वह मैक्सिमम 3.8 पर जाने पर वह वाल्व्स को क्लोज कर लेता है, जिसके माध्यम से चाहे वो आप फुल सर्विस एप्लीकेशन करें या इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन करें, किसी केस में आपका मैक्सिमम जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर होगा वो 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ही होगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा 2.2 जो है वह एम्प्टी कंडीशन में ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर BLC वैगन्स के केस में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी SAB आर प्रोवाइडेड इन सिंगल पाइप वैगन्स बॉक्सन BCN BRN BLC ETC। यानी यहाँ पर बोला गया कि सिंगल पाइप वैगन जो हमारा बॉक्सन हो, BCN हो, BRN हो, या इसके अलावा बात करें हम तो अदर जो वैगन्स जो होते हैं हमारे जो सिंगल पाइप पे बेस्ड होते हैं, इसमें हमारा जो स्लैकलेस बैरल जो होता है SAB का नंबर्स वो कितने संख्या में मौजूद होते हैं, तो पर वैगन हमारा एक की संख्या में हमारा SAB मौजूद होता है, जिसका काम होता है कि जो व्हील थ्रेड्स और ब्रेक ब्लॉक के बीच के जो गैप हो उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करने का काम होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन ICA BMBC कोचेज बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर कोचेज टू आइसोलेट डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व DB आइसोलेशन हैंडल शुड। यानी ICA BMBC कोचेज के अंतर्गत अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को अगर हमें आइसोलेट करना हो तो इस कंडीशन में जो हमारा हैंडल होना चाहिए DB का वो क्या पोजीशन होना चाहिए। तो सिंपली हम बात करें कि ये हमारा DB है, अगर DB का हैंडल अगर वर्टिकल कंडीशन में अगर हो तो यह सिंपली हमारा वर्किंग कंडीशन को इंडिकेट करता है। अगर DB का जो अगर हैंडल है अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा और वायर से कनेक्शन होगा, अगर उसे बांधा हुआ होगा, तो यह सिंपली हमारा DB के आइसोलेट कंडीशन को इंडिकेट करता है। तो इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था वह DB आइसोलेशन हैंडल के रिगार्डिंग पूछा गया था। तो जो हम हैंडल होगा DB का वह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा आइसोलेट कंडीशन के दौरान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पिस्टन इन ICA BMBC कोचेज। ICA BMBC कोचेज के अंतर्गत जो ब्रेक सिलेंडर का जो पिस्टन स्ट्रोक होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो यहाँ पर पूछा गया है। डायमीटर सिंपली यहाँ पर बात करें तो डाया यहाँ पर पूछा गया, डायमीटर ब्रेक सिलेंडर का वह 203 mm या 8 इंच के अप्रॉक्स होता है। तो यहाँ पर बात करें नियर बाय ऑप्शंस का, तो ऑप्शन नंबर सी में 205 mm दिया गया है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, ड्यूरिंग DB सेंसिटिविटी टेस्ट ब्रेक शुड बी। जब भी सेंसिटिविटी टेस्ट हम करते हैं, चाहे वो हम SWTR हो या SCTR के माध्यम से हम करते हैं, तो इस दौरान हमारा ब्रेक सिलेंडर जो हमारा प्रेशर ड्रॉप किया जाता है ब्रेक पाइप से वह 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 6 सेकेंड तक ड्रॉप किया जाता है। इसमें हमारा DB जो है वह सेंस करना चाहिए और ब्रेक जो होगा गाड़ी में वो हमारा अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें कि पूछा गया कि ड्यूरिंग DB सेंसिटिविटी टेस्ट ब्रेक शुड बी अप्लाइड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इन LHB कोचेज। LHB कोचों में जो DB का जो लोकेशन होगा वह ब्रेक कंट्रोल पैनल्स में मौजूद होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड इन LHB कोचेज। LHB कोचों में कितने नंबर्स में ब्रेक डिस्क मौजूद होते हैं,
वो यहाँ पर पूछा गया है। तो चूंकि हम बात करें अगर कि ब्रेक डिस्क जो होता है वह प्रत्येक एक्सल पर 0-2 की संख्या में प्रत्येक एक्सल पर मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार बात करें कोचेज में, तो कोचेज में 4 एक्सल होते हैं, तो टोटल 8 की संख्या में पर LHB कोच में ब्रेक डिस्क मौजूद होंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 की संख्या में। इसके अलावा बात करें हम ब्रेक डिस्क की डाया का, तो ब्रेक डिस्क का डाया होता है वह 640 mm होता है। थिकनेस की अगर बात करें हम मोटाई का, तो यह 110 mm न्यू कंडीशन में, जब यह रिड्यूस होकर 96 mm आ जाता है तो इसको हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे जो फिन्स प्रोवाइडर होते हैं ब्रेक डिस्क के ऊपर, इसका पर्पस होता है कि ताकि जब भी हमारा ब्रेकिंग गाड़ी में हो तो उस दौरान जो हमारा हीट जनरेट होता है उसको कूलिंग प्रोवाइड किया जा सके। इस पर्पस को देखते हुए फिन्स ब्रेक डिस्क पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा बात करें हम, तो जो हमारा जो ब्रेक डिस्क होता है वो हमारा ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। और इसके अलावा जो हमारा फिन्स जो मौजूद होते हैं, अगर कंटिन्यूसली 0-3 कंटिन्यूस हमारा फिन्स ब्रोकन हो जाए तो उसको हम सर्विस से हटा लेंगे, यूज में नहीं लेंगे उस प्रकार के ब्रेक डिस्क को। तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फोर्क लिफ्ट ट्रक इज यूज्ड फॉर, यानी फोर्क लिफ्ट ट्रक का जो प्रयोग होता है, यूज होता है, वो कहाँ पर होता है। तो सिंपली कोई भी आइटम्स को हमें लिफ्टिंग करना हो, लोडिंग करना हो या वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन करना हो, तो उस पर्पस को देखते हुए हम फोर्क लिफ्ट ट्रक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैच द फ्लोइंग, निम्नलिखित जो हमारा नीचे दिया गया उसको मैच कराना है। पहला दिया गया हमारा ओवरहेडेड क्रेन, तो ओवरहेडेड क्रेन की अगर बात करें हम, तो ओवरहेड क्रेन सिंपली हमारा कोई भी जो हमारा आइटम्स जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, चाहे बैगन्स हो या कोचेज हो, उसको सिंपली लिफ्ट करना हो, लोडिंग करना हो या जो हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन हो, इसको पर्पस को देखते हुए हमारा ओवरहेड क्रेन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार का हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में मैच कर जाएगा। इसके अलावा हम बात करें पंप्स का, तो पंप्स का प्रयोग सिंपली हमारा जो लिक्विड्स होता है उनको लिफ्ट करने और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 में मैच कर जाएगा। यहाँ पर चूट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर सिंपली हमारा कन्वाइंग थिंग्स एट लोअर लेवल, यहाँ पर यह सिंपली 3 से मैच कर जाएगा। इस प्रकार को मैचिंग करने के बाद करें अगर बात, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का ए में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द पर्पस ऑफ रेडिएटर इज डैश ऑफ हीट टू द एटमॉस्फेयर, यानी रेडिएटर का जो पर्पस होता है, उद्देश्य होता है कि सिंपली जो हमारा हीट को डिसिपेट करके एटमॉस्फेयर में भेजा जा सके। तो यहाँ पर डिसिपेशन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया 1 इंच इज इक्वल टू डैश mm, तो 1 इंच जो होता है वह सिंपली 25.4 mm के इक्वल होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है पूछा गया है, एनी वन डज नॉट अकर इन ब्रेक बाइंडिंग इन लोड, यानी निम्नलिखित में से अगर लोड में अगर ब्रेक बाइंडिंग होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं होगा। यानी सिंपली जो हमारा ब्रेक बाइंडिंग होगा, अगर गाड़ी में अगर ब्रेक बाइंडिंग होता है तो निम्नलिखित में से क्या एक नहीं होगा, वो यहाँ पर पूछा गया। यानी एनी वन डज नॉट अकर इफ ब्रेक बाइंडिंग इन लोड, लोड के अंतर्गत अगर ब्रेक बाइंडिंग होता है तो निम्नलिखित में से क्या एक नहीं होगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, देखिए अगर तो सबसे पहले अगर ब्रेक बाइंडिंग अगर होता है तो हमारा जो लोड होगा वो काफ़ी हेवी फील करेगा, वह खींच नहीं पाएगा। सेकेंड है यहाँ पर जो हमारा कैरेज है वह भी स्लो हो जाएगा, खींचने की जो हमारा पॉसिबिलिटी होता है वह स्लो हो जाएगा। इसके अलावा जो लोड मीटर जो होता है हमारा
वो भी काफ़ी एक्सेस हमारा अमाउंट शो करेगा कि काफ़ी मोर क्वांटिटी में, तो यह भी हमारा सही होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था क्या नहीं होगा, अगर ब्रेक बाइंडिंग हमारा लोड के अंतर्गत हुआ तो जो बीपी प्रेशर है वो एक्सेस शो करेगा, वो हमारा या बीपी गेज में इनकरेक्ट के कारण यह होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, ऑन विच टाइम सी क्लास ओडीसी मूवमेंट, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट में जो सी क्लास ओडीसी होता है हमारा, इनका मूवमेंट हमारा सिंपली डे के दौरान ही किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, विथ एस्कॉर्टिंग स्टाफ, और डे लाइट्स में ही केवल इसका मूवमेंट किया जाता है विथ 25 kmph स्पीड लिमिट। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, बीच कनेक्शन डज नॉट कनेक्ट कोच डीबी, कोच डीबी के अंतर्गत किस प्रकार के कनेक्शन कनेक्ट नहीं होते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो डीबी में सिंपली हमारा डीबी के साथ डायरेक्टली रूप से हमारा जो कॉमन पाइप ब्रैकेट होता है इसमें हमारा सीआर कनेक्टेड होता है। इसके अलावा बात करें हम तो इसमें क्या कनेक्टेड नहीं होता है हमारा, तो सिंपली बीपी प्रेशर हमारा कनेक्टेड होता है, ईआर का प्रेशर भी हमारा कनेक्टेड होता है। इसके अलावा ब्रेक सिलेंडर भी हमारा कनेक्टेड होता है डीबी से, लेकिन जो हमारा फीड पाइप जो होता है हमारा वह डायरेक्ट रूप से हमारा डीबी से कनेक्टेड नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, इफ स्टैंडर्ड फॉर्म 9 सर्व्ड आफ्टर सर्विंग SF11 देन माइनर चार्ज चेंज इनटू बीच केसेस। चूँकि अभी करंट में SF9 को स्टैंडर्ड फॉर्म से एलिमिनेट कर दिया गया, चूँकि प्रश्न इसमें पूछा गया है तो यहाँ पर आपको जवाब देना होगा कि जो हमारा SF9 अगर SF11 के बाद अगर सब किया जाता है तो उस केस में जो हमारा होता है कि माइनर चार्ज शीट है वो कैंसिल हो जाता है। तो यह पर्पस यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चूँकि SF9 अभी करंट में यूज में नहीं लिया जाता है और SF11 जो होगा वो हमारा सिंपली माइनर पेनाल्टी यानी छोटी शास्ति के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, मेन कॉज ऑफ फ्लैट टायर इन व्हील्स, व्हील्स में जो फ्लैट टायर्स आते हैं इनका मेन कॉज क्या है। तो जब भी हमारा फ्लैट टायर्स व्हील्स में आएगा, इसका जो मेन कॉज होता है कि जब भी हमारे गाड़ी में ब्रेक वाइंडिंग आते हैं, तो ब्रेक वाइंडिंग जब भी हमारा जनरेट होता है ब्रेक वाइंडिंग, तो हमारा जो एक्सल का मूवमेंट जो होता है व्हील्स का मूवमेंट वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, वो व्हील स्किड होके चलने लगते हैं। और जब भी हमारा व्हील स्किड होता है, इस ब्रेक वाइंडिंग के बाद हमारा व्हील जो होगा वो स्किड करके चलेगा, मूवमेंट करेगा। जब हमारा व्हील स्किड होकर मूवमेंट करेगा तो जो हमारा सरफेस होता है व्हील टेड्स का, उसमें एक सपाट सतह जो हमारा जनरेट हो जाता है, जिसके कारण यह हमारा फ्लैट टायर्स को इंडिकेट करता है, फ्लैट टायर्स को इंडिकेट करेगा। तो मेनली जो हमारा इसमें कॉज होना चाहिए कि जो व्हील्स जो हमारा व्हील्स के ऊपर जो फ्लैट टायर्स डेवलप होते हैं वह सिंपली हमारा व्हील स्किडिंग के माध्यम से होते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें हम तो इसका सिम्टम्स क्या होता है, तो जब भी हमारा चलने के दौरान अगर खटखट की आवाज़ यानी हैमरिंग की साउंड अगर आता है व्हील्स के में, तो यह सिंपली सिम्टम्स है हमारा फ्लैट टायर्स मौजूद होने का। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, विच में बी कॉज्ड इफ एफपी प्रेशर ड्रॉप्स इन लोको when guard drops BP प्रेशर इन द टाइम ऑफ कंटिन्यूटी टेस्ट। यानी यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से क्या हो सकता है जब गार्ड जो है ट्रेन मैनेजर अपने ब्रेक बांध से ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप करता है जबकि लोको में एफपी पाइप ड्रॉप होने लगते हैं। तो इसका मेन कॉज हो सकता है कि जो हमारा क्या हो सकता है, तो ये हमारा जब भी इस प्रकार का कॉजेज होता है तो हमारे गाड़ी जो लोड के अंतर्गत ब्रेक अप्लाई नहीं होगा। ध्यान रखें यहाँ पर लोको गार्ड्स के द्वारा बीपी प्रेशर ड्रॉप किया गया है, लेकिन लोकोमोटिव्स के अंतर्गत एफपी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा जैसे हमारा बीपी पाइप ड्रॉप किया जा रहा है तो जो हमारा एनआरबी इसमें डिफेक्टेड हो गया है।
एनआरबी अगर डिफेक्टिव होता है तो हमारा एपी प्रेशर हमारा ड्रॉप हो जाता है, पूरे बीपी प्रेशर भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा लोड में प्रॉपर मात्रा में जो हमारा एयर का सप्लाई ब्रेक सिलेंडर में जो होता है प्रेशर का, जिसके माध्यम से हमारा ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन मूवमेंट करता है, तो इस केस में यह मूवमेंट नहीं करेगा और हमारा लोड में ब्रेक अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, व्हाट इज द वैलिडेशन ऑफ जीडीआर इन केस ऑफ अनलोड गुड्स ट्रेन हैविंग वैलिड बीपीसी। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो जीडीआर का वैलिडेशन क्या होगा इन केस अनलोडेड गुड्स ट्रेन के केस में, अगर उसके पास वैलिड बीपीसी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट उपलब्ध है। तो इस प्रकार की अगर बात करें हम कि अगर पार्टिकुलर कोई ट्रेन रेक्स का वैलिड बीपीसी मौजूद हो और अनलोडेड होने के केस में उसका जो जीडीआर का वैलिडेशन है वो कब तक होता है, तो वह टिल नेक्स्ट टीएक्सआर एक्सटेंशन होता है। जब भी कोई बीपीसी वैलिड हो और अनलोड होने के बाद उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसका प्रॉपर जाना है गाड़ी को, तो उस डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में हमारा जीडीआर किया जाता है और 300 से लेकर 400 किलोमीटर्स तक इसका जीडीआर की वैलिडिटी होता है। यानी इसके बाद टिल नेक्स्ट टीएक्सआर स्टेशन तक उसका वैलिडिटी होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखें यहाँ पर वैलिड बीपीसी है, अदरवाइज अगर इनवैलिड बीपीसी के केस में उसको जस्ट उसी पॉइंट या उसके नियर बाय जो पॉइंट्स होंगे वहाँ पर उसको एग्जामिनेशंस कराना होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, एज पर एक्सीडेंट मैनुअल विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट क्लास ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे प्रॉपर्टी का क्लासेस के अंतर्गत नहीं आता है। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि कौन कौन से आते हैं। तो रोलिंग स्टॉक हमारा आता है, लोकोमोटिव्स भी आते हैं, और जो एबेंडेड क्वार्टर्स जो होते हैं वो रेलवे प्रॉपर्टी का ही पार्ट्स होते हैं। लेकिन लगेज जो होता है वह पैसेंजर अपना खुद सेल्फ वहाँ पर कैरी करना पड़ता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, तो यहाँ पर उनका पार्ट्स नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एवरी कंट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट मे नॉट बी कंट्रैक्ट, द स्टेटमेंट इज। यानी यहाँ पर बोला गया है कि प्रत्येक कंट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट होता है, बल्कि पर प्रत्येक एग्रीमेंट कंट्रैक्ट नहीं हो सकता है। यह स्टेटमेंट सही है या गलत है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो कोई भी जो कंट्रैक्ट होता है वो एग्रीमेंट के बाद ही हमारा होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक कंट्रैक्ट जो होगा वो एग्रीमेंट तो होगा, लेकिन प्रत्येक जो हमारा एग्रीमेंट है वो कंट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन टू पैक टेंडर सिस्टम, टू पैक टेंडर सिस्टम में सिंपली हमारा टेक्निकल बिड जो होता है वो पहले ओपन होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREPS। IREPS में का फुल फॉर्म क्या होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली IREPS का फुल फॉर्म जो होता है वो इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम होता है। यह गवर्नमेंट्स की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमें गुड्स हो या वर्क्स या सर्विसेज हो, इसके अलावा कोई मटेरियल सेलिंग करना हो, कोई एसेट्स ऑनलाइन लीज पर लेना हो, ये सारे जो माध्यम होते हैं गवर्नमेंट्स के माध्यम से होते हैं। और इसके लिए एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि हमारा IREPS बनाया गया है, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाय। अगर कोई कोचिंग स्टॉक का अगर एक्सीडेंट्स होता है जिसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व हो तो इसकी इंक्वायरी जो होगा वह कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी CRS इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर 839 to 820 mm डायमीटर ऑफ टू व्हील सेट्स ऑफ बोगी एडजस्टमेंट ऑफ बफर हाइट्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा ICF बोगी में जो हमारा व्हील का डायमीटर अगर 839 से लेके 820 mm के रेंज में है अगर, तो बफर हाइट को एडजस्ट करने के लिए जो हम हार्ड पैकिंग जो थिकनेस का यूज करते हैं वो कितने mm का हम करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो व्हील डायमीटर्स जो हम बफर हाइट की जो एडजस्टमेंट करते हैं, इसके लिए मेनली हम 4 साइड्स के स्टैंडर्ड पैकिंग्स का प्रयोग करते हैं हम। एक हमारा है 13 mm, एक हमारा है 26 mm, एक हमारा पैकिंग है 38 mm का, और एक हमारा है 48 mm के पैकिंग का प्रयोग करते हैं। 13 mm के जो पैकिंग होता है इनका प्रयोग जब हमारा व्हील डायमीटर 889 से लेकर 864 तक हमारा होता है, इसके रेंज में अगर होता है तो हम 13 mm का हार्ड पैकिंग रिंग का प्रयोग करते हैं बफर हाइट को एडजस्ट करने के लिए। जबकि 26 की अगर बात करें तो यह 863 से लेकर 840 mm की रेंज में अगर होता है तो इस प्रकार के पैकिंग का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम 38 mm पैकिंग का, तो इसका प्रयोग हम जब जो हमारा व्हील डायमीटर्स है 839 से लेकर 820 के बीच होता है तो हम 38 mm पैकिंग का प्रयोग करते हैं। 48 mm पैकिंग की अगर बात करें हम, तो जब भी यह बिलो 819 mm से अगर बिलो होता है व्हील डायमीटर्स, तो हम 48 mm हार्ड पैकिंग का प्रयोग करते हैं ताकि बफर हाइट को एडजस्ट किया जा सके। प्रश्न में हमें पूछा गया था 839 to 820 mm के रेंज में, तो यहाँ पर हमारा 38 mm के हार्ड पैकिंग का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 38 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ एच टाइप CBC। एच टाइप CBC का जो हॉलिंग कैपेसिटी होता है वह 9000 टन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, पूछे गए हैं द रूफ ऑफ ICF कोच इज मेड ऑफ। ICF कोच के जो रूफ है वह कौन से मटेरियल का बना है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली जो हमारे ICF कोच के जो रूफ होते हैं वह सिंपली हमारा कॉटन स्टील का बना होता है, जिससे हम IRSM 41 से इंडिकेट करते हैं कॉटन स्टील से। और इसका अगर बात करें थिकनेस का, तो इसका जो थिकनेस होता है रूफ का वह 1.6 mm इसका थिकनेस होता है। तो इस प्रकार की थिकनेस की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अंडर फ्रेम ऑफ LHB कोच इज मेड ऑफ। LHB कोच का जो अंडर फ्रेम होता है वह सिंपली बना होता है किसका, तो यह सिंपली बना होता है हमारा IRSM 41 कॉटन स्टील के माध्यम से हमारा LHB कोच के अंडर फ्रेम बना होते हैं। यहाँ पर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, फ्लैंज थिकनेस शुड बी मेजर्ड एट द डिस्टेंस ऑफ डैश एबव व्हील ट्रेड। व्हील ट्रेड्स के ऊपर कितने डिस्टेंसेस पर हम फ्लैंज थिकनेस को मेजर करते हैं, तो यह सिंपली हम 13 mm एबव पर यूज करके हम फ्लैंज थिकनेस को मेजर करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, पूछे गए हैं परमिसिबल लिमिट ऑफ डीप फ्लैंज इन व्हील्स। व्हील्स में चक्कों में जो हमारा डीप फ्लैंज का जो परमिसिबल लिमिट्स होता है वह 35 mm तक हम मैक्सिमम यूज में ले सकते हैं। इससे ज़्यादा होने पर जो हमारा जॉइंट्स जो होते हैं रेल्स का, जहाँ पर फिश प्लेट से हमारा जॉइंट्स होते हैं, उसको यह ब्रिच कर सकता है और यह एक्सीडेंट्स का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, DB इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन कॉमन पाइप ब्रैकेट विथ ER ब्रिक सिलेंडर CR। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कॉमन पाइप ब्रैकेट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नंबर ऑफ डंप वाल्व इन 1 LHB कोच आर। एक LHB कोच के अंतर्गत नंबर ऑफ डंप वाल्व यानी एंटी स्किड वाल्व का पूछा गया है। तो 0 4 की संख्या में डंप वाल्व पर कोच में मौजूद होते हैं।
यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इसका प्रयोग जो होता है हमारा डंप वाल्व का प्रयोग सिंपली हमारा ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, नंबर ऑफ लेबलिंग वाल्व्स फिटेड इन वन एयर स्प्रिंग बोगी आर, यानी एक एयर स्प्रिंग बोगी में नंबर ऑफ लेबलिंग वाल्व का यहाँ पर पूछा गया है। लेबलिंग वाल्व के माध्यम से सिंपली हम कोच के जो हाइट्स होते हैं उनको, जो हमारा एयर स्प्रिंग का जो हाइट्स होता है उनको मेंटेन किया जाता है, एयर बिल्लो के हाइट्स। यह हमारा प्रत्येक एयर बिल्लो में एक की संख्या में होते हैं, 01 लेबलिंग वाल्व पर एयर स्प्रिंग या एयर बिल्लो। तो टोटल यहाँ पर बोगी में पूछा गया था, तो बोगी में 02 की संख्या में मौजूद होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें जो हमारा लेबलिंग वाल्व जो होता है हमारा वो 3 वे पोर्ट्स होता है। जैसे हमारा कोई एयर बिल्लो है, एयर बिल्लो का कनेक्शन हमारा लेबलिंग वाल्व से होता है। लेबलिंग वाल्व में हमारा एक एग्जॉस्ट होता है और एक कनेक्शन हमारा EMR से होता है, यानी यह सिंपली 3 वे पोर्ट होता है। जब भी हमारा कोच में जो हमारा वेट है वो अधिक हो जाने के केस में हमारा लेबलिंग वाल्व सिंपली डायरेक्टली कनेक्शन हमारा एयर बिल्लो से कर देता है। अगर वेट जो हमारा कोच का है वो कम होने के केस में हाइट मेंटेन करने के लिए एयर बिल्लो का कनेक्शन हमारा एग्जॉस्ट से कर देता है, ताकि हमारा दोनों एयर बिल्लो का हाइट्स सेम रखा जा सके। तो ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, मैक्सिमम नॉमिनल थिकनेस ऑफ प्लंजर फेस प्लेट्स इन ICF टाइप बफर। ICF टाइप बफर्स में जो हमारा प्लंजर फेस प्लेट होता है उसका नए कंडीशन में जो थिकनेस होता है, मोटाई होता है, वो कितना होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली हम बात करें अगर नए कंडीशन में 19 mm इसका थिकनेस होता है, 11 mm पर अगर ये रिड्यूस होकर होता है तो इसे हम कंडम कर देते हैं। चूँकि नॉमिनल थिकनेस पूछा गया था तो 19 mm फेस प्लेट का थिकनेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा बफर प्लंजर का जो डाया होता है वह 457 mm यानी 457 mm का बफर प्लंजर फेस का डाया होता है। इसके अलावा बात करें तो मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक जो होता है वह 127 mm होता है, 127 mm। इसके अलावा बात करें तो एक ही एंड पर 2 बफर्स जो लगे होते हैं, इन दोनों बफर्स के बीच जो डिस्टेंस होते हैं वह 1956 mm होते हैं। इसके अलावा बफर प्लंजर जो होता है वह सिंपली हमारा कास्ट स्टील का बना होता है। और स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक से पूछा जाए तो 635 mm, और मिनिमम बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक से पूछा जाए तो 584 mm होता है। तो इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डंप वाल्व। डंप वाल्व का यहाँ पर पर्पस उद्देश्य पूछा गया है कि किस पर्पस को देखते हुए हम डंप वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो सिंपली यह ऑल एक्सल के ऊपर अप्रॉक्सीमेट सेम स्पीड मेंटेन किया जा सके, इसको देखते हुए हमारा डंप वाल्व का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड है हमारा व्हील को स्किड होने से बचाने का काम भी डंप वाल्व के माध्यम से होता है, ताकि वो ब्रेक सिलेंडर को रेगुलेट डंप वाल्व के माध्यम से ही होता है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी A एंड B करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, मैक्सिमम एक्सल लोड ऑफ T18। 1018 का जो मैक्सिमम एक्सल लोड है वो कितना है। तो मैक्सिमम एक्सल लोड जो 1018 का है वह 17 टन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें सिंपली हमारा एंड बेसिक यूनिट्स होता है, जिसमें हमारा DTC, MC, TC और मोटर कोच का प्रयोग किया जाता है। एक हमारा होता है मिडल बेसिक यूनिट MBU, इसमें हमारा नॉन ड्राइविंग टेलर कार NDTC, मोटर कोच, फिर टेलर कोच, फिर लास्ट में हमारा मोटर कोच का प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार हमारा प्रत्येक यूनिट्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछा गया, मैक्सिमम टेस्ट स्पीड ऑफ 1018। 1018 का जो मैक्सिमम टेस्ट स्पीड था वो 180 kmph था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें 1018 के रिगार्डिंग में, तो 1018 जो ट्रेन सेट जो हमारा अभी करंट में नाम बदल कर ट्रेन सेट कर दिया गया है वंदे भारत, इसका जो मैक्सिमम
बात करें व्हील डाया का, तो व्हील डाया 952 mm रिड्यूस 877 mm पर इसका व्हील डाया रखा जाता है। इसके अलावा बात करें तो 2700 इसका व्हील बेस होता है। इसके अलावा 20 नंबर्स में इसमें शॉक एब्जॉर्बर का प्रयोग किए जाते हैं और इसमें सिंपली हमारा व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो इसके बीपीसी इशू किए जाते हैं वह 10,000 किलोमीटर या 6 डेज की केस में इनका बीपीसी जारी किया जाता है फ्रॉम रेल केयर पोर्टल। रेल केयर पोर्टल के माध्यम से इनका बीपीसी जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओडीसी। ओडीसी का फुल फॉर्म है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें ग्रॉस क्लियरेंस और नॉट नेट क्लियरेंस के माध्यम से हम अलग अलग टाइप्स जो हमारा ए क्लास ओडीसी, बी क्लास ओडीसी और सी क्लास ओडीसी का निर्धारण हम इनके क्लियरेंसेस मेजरमेंट के आधार पर हम करते हैं और उसी के अनुसार इनका हम स्कॉटिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट हो, कब मूवमेंट कराना हो, कितने स्पीड से मूवमेंट कराना हो, इसका हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सी क्लास ओडीसी ऑल्सो कॉल्ड। सी क्लास ओडीसी को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली आउट ऑफ गेज लोड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह हमारा सी क्लास ओडीसी के लिए बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली आउट ऑफ गेज लोड्स। इसके अलावा बात करें ए क्लास ओडीसी को बोला जाता है परमिटेड आउट ऑफ गेज बोला जाता है। इसको ए क्लास ओडीसी के तौर पर जाना जाता है। और एक्सेप्शनल आउट ऑफ गेज जो होता है वो हमारा बी क्लास ओडीसी के तौर पर जाना जाता है। तो इनको अन्य नेम जो अदर नेम होता है उसके तौर पर जाना जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, वाइल्ड मेजर्स विच टाइप ऑफ लोड। वाइल्ड का फुल फॉर्म सिंपली होता है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर होता है, यानी जो व्हील के ऊपर जो इम्पैक्ट लोड आता है उनको डिटेक्ट करने के लिए यह डिवाइस लगा होता है, जो कि हमारा काफ़ी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है रेल्स का उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, साथ ही साथ जो हमारा कैटास्ट्रॉफिक जो फ्लेयर्स होते हैं हमारा उससे भी बचा जा सके काफ़ी अर्लियर स्टेज में। इनको देखते हुए वाइल्ड्स को लगाया जाता है और यह सिंपली व्हील के इम्पैक्ट लोड को मेजर करता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यह ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, D3 मेंटेनेंस रूल्स दैट इज LHP कोच इज डन। LHP कोच का जो D3 मेंटेनेंस रूल होता है वो कब किया जाता है। तो डिपो 3 शेड्यूल्स मेनली होते हैं हमारा आफ्टर एवरी ट्रिप पर हमारा डिपो 1 शेड्यूल किया जाता है। डिपो 2 की अगर बात करें तो 30 ± 3 डेज के अंतराल पर इनका डिपो 2 शेड्यूल्स किए जाते हैं। डिपो 3 शेड्यूल्स की अगर बात करें तो वह सिंपली 180 डेज ± 15 डेज के अंतराल पर इनका डिपो 3 शेड्यूल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। चूँकि प्रश्न में पूछा गया था डिपो 3 शेड्यूल्स के रिगार्डिंग में, तो 180 डेज ± 15 डेज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं बैरल लेंथ ऑफ BTPN टैंक वैगन। BTPN टैंक वैगन का जो बैरल लेंथ होता है उनका लेंथ पूछा गया, बैरल का लेंथ BTPN टैंक वैगन के केस में। तो बैरल लेंथ जो हमारा होता है वह 11,458 mm होता है BTPN टैंक वैगन का बैरल का लेंथ। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम, तो BTPN वैगन का लेंथ ओवर कपलर जो डिस्टेंस होता है वो 12,420 mm होता है। डाया की अगर बात करें, यह यहाँ पर बैरल का लेंथ है। तो बैरल के अगर आपसे डाया पूछा जाता है तो यह सिंपली 2,850 mm इसका डायमीटर हो जाएगा बैरल का। इसके अलावा टीयर बेड जो होता है BTPN वैगन का वो 27 टन होता है। पे लोड की अगर बात करें तो 54.28 टन, और ग्रॉस बेड जो कि इक्वल होता है टीयर बेड प्लस पे लोड का वो होता है 81.28 टन होता है।
और एक्सल लोड जो निकालते हैं वो सिंपली हमारा ग्रॉस वेट बाय नंबर ऑफ एक्सल्स होता है। चूँकि BTPN में 4 एक्सल्स मौजूद होते हैं तो 81.28 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 20.32 टन निकल कर आएगा, जो कि आपका BTPN वैगन का एक्सल लोड होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एज पर एक्सीडेंट मैनुअल एक्सीडेंट आर क्लासीफाई इन 16 कैटेगरीज फ्रॉम A to R एक्सक्लूडिंग, यानी एक्सीडेंट मैनुअल जो रेलवे के अंतर्गत मेंशन किया गया है इसमें टोटल 16 क्लासों में इसको क्लासीफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, जो कि A से लेकर R तक है। इसमें I एवं O को एलिमिनेट कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो जो मेनली जो हमारे क्लासेज जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंतर्गत वो हमारा क्लास ए होता है। क्लास ए जो हमारा सिंपली कोलिजन को इंडिकेट करता है। क्लास बी हमारा फायर एंट्रेंस, ट्रेन में जब भी कोई आग लगते हैं तो वह सिंपली हमारा क्लास बी के अंतर्गत रखा जाता है। क्लास डी जो होता है हमारा वो हमारा ड्रिलमेंट को इंडिकेट करता है, जबकि क्लास एच जो है हमारा वह सिंपली ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर जो हमारा रेड सिग्नल जब होते हैं उस दौरान कोई हमारा सिग्नल ट्रेन पास आउट करता है तो वह सिंपली हमारा क्लास ए कैटेगरी में रखा जाता है। जबकि क्लास जे के अंतर्गत इसमें हमारा स्पैड हो जाएगा सिग्नल पासिंग एट डेंजर, और क्लास जे के अंतर्गत फेलियर ऑफ रोलिंग स्टॉक एवं इंजन इस क्लास जे के अंतर्गत आ जाएगा। जो हमारा ट्रेन पार्टिंग वगैरह होते हैं या जो हमारा हॉट एक्सल्स वगैरह जो आते हैं वो सिंपली हमारा क्लास जे के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बियर लिमिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द नोज ऑफ नक्कल एंड गार्ड आर्म बीच, गार्ड आर्म एंड नोज ऑफ नक्कल के बीच जो हमारा बियर लिमिट, ध्यान रखें यहाँ पर बियर लिमिट का डिस्टेंस पूछा गया है घिसाव की स्थिति में। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड जो हमारा गैप होता है वो हमारा 127 mm होता है। जबकि बात करें हम बियर लिमिट का तो बियर लिमिट 130 mm होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड ऑफ ICF कोच। ICF कोच के जो ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड के बीच जो क्लियरेंस होता है वह 5 mm होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन ब्रेक इज मैन्युअली रिलीज बाय क्विक रिलीज वाल्व विच प्रेशर विल बी वेंट आउट। जब भी क्विक रिलीज वाल्व के माध्यम से जब भी हम ब्रेक को रिलीज करते हैं तो किस प्रकार का प्रेशर यहाँ पर वेंट आउट होगा, तो वह CR का प्रेशर होगा। यहाँ पर कंट्रोल रिजर्वायर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ दीज वेल्डिंग डज नॉट रिक्वायर फिलर मेटल, यानी किस प्रकार के वेल्डिंग जो निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए गए किस में से हमारा वेल्डिंग्स में हमारा फिलर मेटल्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो जो हमारा प्लास्टिक या जो प्रेशर वेल्डिंग होते हैं हमारे इसमें किसी प्रकार के फिलर मटेरियल मेटल्स का हमारा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिटिलीन टू ऑक्सीजन इन न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम जो होते हैं हमारे, एक हमारा होते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एक होता है हमारा न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो हमारा एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन के रिगार्डिंग में हमारा जो एक दूसरे से रेशियो होगा वह सिंपली हमारा 1:1 के रेस्पेक्ट में यहाँ पर होते हैं दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच वन इज यूज्ड एज फ्लक्स। फ्लक्स निम्नलिखित में से किसे एज अ फ्लक्स के तौर पर यूज में लिया जाता है। फ्लक्स के तौर पर अगर बात करें तो फ्लक्स एक केमिकल एजेंट होता है। इनका जो यूज किया जाता है वो सिंपली जो हमारा सिलिका हो या अनवांटेड जो मेटल्स ऑक्साइडेज होते हैं इनको स्मेल्टिंग जो हमारा प्रोसेस होता है उनके दौरान रिमूव करने के लिए हम फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। और यह जो रिमूव होता है वह स्लैग के फॉर्म में होते हैं। और एग्जाम्पल की अगर बात करें हम फ्लक्स का तो वह सिंपली बोरॉक्स यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द लीनियर ऑस्किलेशन अबाउट जेड एक्सिस ऑफ मूविंग रोलिंग स्टॉक इज नोन एज, यानी मूविंग रोलिंग स्टॉक के जेड एक्सिस के में यहाँ पर लीनियर ऑस्किलेशन पूछा गया है। जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात करें लीनियर ऑस्किलेशन का, सबसे पहले लीनियर ऑस्किलेशन की अगर बात करें तो 3 रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर लीनियर ऑस्किलेशन होता है मूविंग रोलिंग स्टॉक का। तो एक्स एक्सिस की अगर बात करें हम तो इसमें इसको हम शटलिंग के तौर पर हम जानते हैं, जबकि वाई एक्सिस की अगर लीनियर ऑस्किलेशन होता है तो उसे हम लेटरल के तौर पर जानते हैं, और अगर जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर होता है लीनियर ऑस्किलेशन इसे हम बाउंसिंग के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जेड एक्सिस के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो बाउंसिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें हम जो पिचिंग दिया गया है, पिचिंग सिंपली हमारा रोटेशनल ऑस्किलेशन जो होता है हमारा वाई एक्सिस के रिगार्डिंग, उसको हम पिचिंग के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हेन एक्सीडेंट टेक प्लेस एट आउट स्टेशन मेन लाइन इज ब्लॉक्ड एंड ART इज टर्नेड आउट विदाउट मेडिकल वान, व्हाट विल बी द हुटर कोड। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जब भी कोई एक्सीडेंट अगर होता है जिसके कारण हमारा जो आउट स्टेशन, ध्यान रखिए आउट स्टेशन का मेन लाइन ब्लॉक हो गया हो और ART को टर्न आउट करना हो विदाउट, ध्यान रखिए विदाउट मेडिकल वान, बिना मेडिकल वान को हमें ART का टर्न आउट करना हो जब हमारा आउट स्टेशन पर मेन लाइन ब्लॉक हो गए हों, तो उस स्थिति में जो हमारा कंडीशन में जो हुटर कोड होना चाहिए वो क्या होगा। तो जब भी हमें विदाउट ART रिक्वायरमेंट मेन लाइन के लिए आउट स्टेशन पर जब आउट स्टेशन हमारा ब्लॉक हो तो इसके लिए हमारा 4 हुटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें कि 4 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट जो होता है जब हमारा विथ ARME के साथ अगर आउट स्टेशन पर जाना पड़े तो यहाँ पर 4 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट हुटर कोड के रिक्वायरमेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डेमू। डेमू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डेमू का फुल फॉर्म सिंपली हम बात करें तो डेमू डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स होते हैं इसका फुल फॉर्म। तो यहाँ पर बात करिए ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ट्रैक्शन मोटर्स आर फिटेड इन DPC ऑफ डेमू। जो हमारा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स में हमारा अलग अलग यूनिट्स जो होते हैं, जैसे हमारा DPC, TC और DTC होता है। हमारा DPC की अगर बात करें तो ड्राइविंग पावर कार होती है, TC हमारा टेलर कार होता है, जबकि DTC हमारा ड्राइविंग टेलर कार होते हैं। यहाँ पर सिंपली हमारा ड्राइविंग पावर कार के DPC के रिगार्डिंग पूछा गया है। DPC का फुल फॉर्म यहाँ पर बात करें तो ड्राइविंग पावर कार इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें नंबर ऑफ ट्रैक्शन मोटर पूछा गया है, कितने नंबर्स में ट्रैक्शन मोटर्स मौजूद होते हैं। तो DPC के अंतर्गत 4 की संख्या में ट्रैक्शन मोटर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर राइडिंग इंडेक्स ऑफ ICF कोच इज। ICF कोच का जो राइडिंग इंडेक्स होता है वह सिंपली 3.5 होता है ICF कोच के लिए, और LHP कोच के लिए 2.5 होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग ऑफ इन कोचिंग स्टॉक शुड नॉट बी मोर देन। यानी जब भी कोचिंग स्टॉक के केस में हम अगर SCTR के माध्यम से अगर लीकेज रेट लेते हैं तो यह जो हमारा मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वह 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इज कैरिड आउट इन।
यानी इलेक्ट्रॉल बीम वेल्डिंग जो होता है यह सिंपली वैक्यूम कंडीशन में किया जाता है, और यह इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको रिडक्शन होने से प्रिवेंट करने का काम करता है जब हम वैक्यूम कंडीशन में हम इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो होता है उससे हम वैक्यूम कंडीशन में ही कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वेल्डिंग प्रोसेस विच एम्प्लॉयज एक्सोथर्मल केमिकल रिएक्शन फॉर डेवलपिंग हाई टेम्परेचर इज। यानी यहाँ पर बोला गया है कि वैसा वेल्डिंग जो कि एक्सोथर्मल केमिकल रिएक्शंस को एम्प्लॉयज करता है ताकि जो हमारा हाई टेम्परेचर को डेवलप किया जा सके। तो यह सिंपली हमारा होता है थर्मिट वेल्डिंग, जिसमें हमारा एक्सोथर्मल केमिकल रिएक्शंस को एम्प्लॉयज किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, वेयर इज रेल स्प्रिंग कारखाना लोकेटेड। तो रेल स्प्रिंग कारखाना सिथौली ग्वालियर के अंतर्गत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, वर्किंग पिस्टन स्ट्रोक ऑफ कोचिंग स्टॉक बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर्स में जो हमारा वर्किंग पिस्टन स्ट्रोक जो होता है वह 32 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, पीबीसी स्टैंड्स फॉर। पीबीसी यहाँ पर क्या अर्थ करता है? तो पीबीसी सिंपली पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश इज बीइंग यूज्ड फॉर एक्सेल बॉक्स पैकिंग। एक्सेल बॉक्स पैकिंग के लिए क्या यूज में लिया जाता है? तो सिंपली एनएफटीसी का प्रयोग किया जाता है। एनएफटीसी इज बीइंग यूज्ड फॉर एक्सेल बॉक्स पैकिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन बीएमबीसी फॉर 13 टन बोगी मैकेनिकल एडवांटेज फॉर ऑफ द लीवर अरेंजमेंट। यानी मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है हमारा लीवर्स का, इसको देखते हुए जो हमारा 13 टन बोगी का जो बीएमबीएस में अरेंजमेंट होना चाहिए वो हमारा कितना होता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली यहाँ पर 13 टन के लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है लीवर का वो हमारा 7.644 होता है। वहीं बात करें हम एसी कोच के लिए 16.25 टन के लिए अगर बात करें हम, तो यह सिंपली हमारा 8.40 होता है। चूँकि 13 टन के लिए पूछा गया था तो यहाँ पर 7.644 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फायर रिटार्डेंट पेंट्स आर कंपाउंड्स बेस्ड ऑन। यानी जो फायर रिटार्डेंट पेंट्स होते हैं इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वह मेनली हमारा फॉस्फोरस और नाइट्रोजन कंपोनेंट्स पर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो केवल 1 दिया गया है फॉस्फोरस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉस्फेटिंग इज डन इन। फॉस्फेटिंग जो किया जाता है वो कब किया जाता है? तो फॉस्फेटिंग एक कोरोजन प्रिवेंशन मेथड है जिसको जब भी हमारा फ्रेश मेटल पर पेंट करना हो तो उससे पहले हमारा फॉस्फेटिंग प्रोसेस को किया जाता है ताकि हमें कोरोजन से इस पार्टिकुलर जो हमारा फ्रेश मेटल है उसको बचाया जा सके। तो यहाँ पर बिफोर पेंटिंग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मेट्रिक थ्रेड्स ऑफ 10 mm डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई। यानी जो मेट्रिक थ्रेड्स जो 10 mm के होते हैं डायमीटर्स का, उसको सिंपली मेट्रिक थ्रेड्स को हम m से, और थ्रेड जो होता है डायमीटर्स का 10 उसको सिंपली 10 लिख देते हैं। यानी M10 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHP कोच इज डैश kmph। LHP कोच के जो मैक्सिमम स्पीड है वो 160 kmph है, 160 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मोर देन
more than 1.5 kg per centimeter square, pressure drop in air spring fitted trains, the restricted speed is permissible to dash kmph। जब भी कोई एयर बेल्लो में 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा प्रेशर अगर लीक करता है तो उस कंडीशन में हमारा फेलियर कंडीशन को यह इंडिकेट करता है एयर बेल्लो का। तो उस केस में जो हमारा रेस्ट्रिक्टेड स्पीड जो होता है वह 60 kmph मैक्सिमम होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ साइड एक्सटेंशंस यूज्ड इन बॉक्सन आर वैगन्स आर। यानी जब भी कोई बॉक्सन वैगन को कुछ ईयर्स जो 12 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स तक हम यूज में लेते हैं, उसके बाद इन्हें रिहेबिलिटेशंस की रिक्वायरमेंट होता है। बॉक्सन हमारा सिंपली माइल्ड स्टील का बना होता है और इसको रिहेबिलिटेशंस करके हम बॉक्सन आर बनाते हैं। यह सिंपली स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसमें अगर बात करें तो सिंपली हमारा बॉक्सन आर में जो साइड एक्सटेंशन जो होता है वह इसकी संख्या 9 की संख्या में मौजूद होते हैं, 9 नंबर्स में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन वैगन स्टॉक ड्यूरिंग सर्विस मैक्सिमम स्लैग परमिटेड इन सीबीसी इज डैश mm। यानी वैगन स्टॉक के अंतर्गत जो हमारा मैक्सिमम स्लैग परमिटेड होता है सीबीसी के अंतर्गत वो कितना होता है। तो सिंपली जो हमारा सीबीसी के जो आर्म होता है बॉटम आर्म और जो हमारा जो हमारा नोज होता है रोटेटरी लीवर्स का, इनके बीच जो हमारा मैक्सिमम जो स्लैग परमिटेड होता है वो 25 mm तक परमिटेड होता है। यहाँ पर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मैक्सिमम जो स्लैग परमिटेड होता है सीबीसी में वह 25 mm की ही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो ट्रैक गेज इज मेजर्ड डैश mm बिलो द रेल टॉप। रेल टॉप से कितने mm बिलो में हम ट्रैक गेज को मेजर करते हैं, तो सिंपली 13 mm बिलो हम मेजर करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फोर्स रिक्वायर्ड टू लॉक ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ऑफ बीएलसी वैगन। बीएलसी वैगन के जो ट्विस्ट लॉक होते हैं ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, इनको लॉक कर ध्यान रखिए, लॉक करने के लिए पूछा गया है। तो लॉक करने के लिए हमें 6 kg वेट का फोर्स रिक्वायरमेंट होता है। अनलॉक करने के लिए अगर बात करें हम तो अनलॉक करने के लिए हमें 1000 kg वेट फोर्सेस के रिक्वायरमेंट होते हैं। यहाँ पर लॉक करने के लिए पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर ए 6 kg वेट की रिक्वायरमेंट होगा। इसके अलावा 08 की संख्या में पर बीएलसी वैगन कंटेनर वैगन्स में हमारा एटीएल लगा होता है ताकि कंटेनर को लॉक किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश इज द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसना बोगी। कैसना बोगी का यहाँ पर मेंटेनेंस मैनुअल पूछा गया है। तो सिंपली जो आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट जो दिया गया था कैसना बोगी के इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस के रिगार्डिंग वह G95 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा G97 में सिंपली हमारा फ्रेट स्टॉक के ब्रेक सिस्टम के रिगार्डिंग बताया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस होगा एयर ब्रेक सिस्टम फॉर फ्रेट स्टॉक। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, स्पेशल ए कैटेगरी डिपोर्ट बिल इशू बीपीसी ऑफ सीसी रैक्स वैलिड अप टू। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो स्पेशल ए कैटेगरी के जो हमारे डिपोट होते हैं इनमें जो क्लोज सर्किट रैक के लिए जो बीपीसी इशू किया जाता है वो कितने वैलिडिटी तक का इशू किया जाता है। तो स्पेशल ए कैटेगरी में 7500 किलोमीटर्स या 30+5 डेज इसका वैलिडिटी होता है। इस पर्पस को देखते हुए हमें बीपीसी जारी करना होता है। क्लोज सर्किट के केस में ये ध्यान रखा जाता है कि जो इसका वैलिडिटी है वो शुरुआती पॉइंट पर 100% और इन रूट में मिनिमम 90% ब्रेक पावर होना चाहिए। इसके अलावा इसको येलो पेपर्स पर इशू किए जाना चाहिए और इसके लिए जो एग्जामिनेशन के लिए जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होता है वो 100 मैन पावर्स पर रैक के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स स्टॉक इज। गुड्स स्टॉक के अंतर्गत जो कंट्रोल रिजर्वायर का जो कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, वो कितने लीटर का होता है। तो यह सिंपली 6 लीटर का इसका कैपेसिटी होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह सिंपली जो कंट्रोल रिजर्वायर होते हैं यह हमारा डीबी से होते हुए जो हमारा ब्रेक पाइप्स के प्रेशर से चार्ज होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, टाइप ऑफ साइड मिरर्स फिटेड इन कैशनव 22HS बोगी। कैशनव 22HS बोगी में जो साइड मिरर्स मौजूद होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो यह सिंपली स्प्रिंग लोडेड कांस्टेंट कंटेक्ट टाइप्स साइड मिरर्स होते हैं। इसके अलावा यह पीयू टाइप जो पॉलीयूरेथेन टाइप्स जो साइड मिरर होते हैं, इन दोनों का प्रयोग हम एज ए साइड मिरर के तौर पर कैशनव 22HS बोगी के अंतर्गत करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, इफ एनी एम्प्लॉयज हैज पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशंस और एनी एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट और हायर देयर टू विच हिंदी सब्जेक्ट देन द डेट एम्प्लॉयज सेल बी डिम्ड टू बी। यानी यहाँ पर बोला गया है कि राजभाषा नियम 1976 के अनुसार कोई कर्मचारी मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय में साथ उत्तीर्ण किया हो तो वह कर्मचारी को एज क्या किस तौर पर कंसीडर किया जाएगा? तो वो से वर्किंग नॉलेज इन हिंदी के तौर पर कर्मचारी को कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज ऑफ राजभाषा गौरव अवार्ड स्कीम टू बी गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यानी जो यहाँ पर बोला गया कि सरकारी कर्मचारी को दिए जाने वाले राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के प्रथम फर्स्ट प्राइज के तौर पर कितने अमाउंट दिए जाते हैं? तो सिंपली एज ए फर्स्ट प्राइज के तौर पर राजभाषा गौरव अवार्ड स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी को 1 लाख रुपए, साथ ही साथ जो हमारा सर्टिफिकेट्स और मोमेंटो होते हैं वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए हैं, विच ऑफ दीज लैंग्वेज इज नॉट रिटेन इन हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज जो है हमारा वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा नहीं जाता है? तो देवनागरी स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो हिंदी लिखे जाते हैं, संस्कृत लिखे जाते हैं, जबकि मराठी भी हमारे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं। लेकिन जो गुजराती लैंग्वेज होते हैं वो हमारा देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं लिखे जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, इन विच सीक्वेंस ऑफ द लैंग्वेज इज अनाउंसमेंट मेड एट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री। यानी देश में रेलवे स्टेशन में किस भाषा के क्रम में स्टेशन जो हमारा अनाउंसमेंट होते हैं वो किए जाते हैं? तो सिंपली जो हमारा सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज में हमारे अनाउंसमेंट किए जाते हैं, फिर हिंदी, और लास्टली अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेशन के अनाउंसमेंट किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन डज द मीटिंग ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी टेक प्लेस। TOLIC की यहाँ पर बात किया जा रहा है, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का। तो इसका जो मीटिंग होता है वह वंस इन 6 मंथ, यानी 6 महीने में एक बार इसका मीटिंग कराए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6 महीने में 6 मंथ के अंतराल पर इनका मीटिंग कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 6 महीने में एक बार इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका चेयरमैन होते हैं वह सीनियर मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उस सिटी का, जिस सिटी में इसका मीटिंग कराना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, रेलवे होम इज द रेलवे बोर्ड इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर। यानी रेलवे बोर्ड व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित किया गया है? तो जो रेलवे बोर्ड इंडिविजुअल जो कैश अवार्ड है वह सिंपली ऑफिसर्स लेवल्स में अप टू जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर्स JAG और नॉन ग्रेडेड में ऑल एम्प्लॉयज इसमें इंक्लूड किए गए हैं फॉर रेलवे बोर्ड कैश इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम के लिए। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर
डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो कोई भी राज्य अपना पर्टिकुलर लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज वह रख सकता है। यह आर्टिकल 345 के अंतर्गत बताए गए हैं, 345 के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो 346 के अंतर्गत सिंपली जो हमारा कम्युनिकेशंस होते हैं स्टेट्स से अदर स्टेट्स में या स्टेट्स टू यूनियन के बीच में, इनके बीच जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन होगा वह हमारा आर्टिकल 346 के अंतर्गत बताए गए हैं। इसके अलावा 348 के अंतर्गत सिंपली हमारा जो सुप्रीम कोर्ट्स हो या हाई कोर्ट्स हो या जो हमारा बिल्स या एक्ट्स वगैरह जो लाए जाते हैं, इनके लिए कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाए, इसके बारे में आर्टिकल 348 में बताया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 343 की अगर बात करें तो ये सिंपली जो हमारे यूनियंस के जो लैंग्वेजेज है ऑफिशियल लैंग्वेज, इनके बारे में डिटेल्स में बताए गए हैं आर्टिकल 343 के अंतर्गत। इसके अलावा आर्टिकल 351 की अगर बात करें तो इसमें सिंपली जो हमारा डायरेक्टिव डेवलपमेंट्स जो हिंदी लैंग्वेज का है, इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, Who was the first chairman of the committee which was constituted to examine the recommendation of the commission on the official language, यानी राजभाषा आयोग की सिफारिश पर जांच के लिए गठित समिति के लिए पहले अध्यक्ष कौन थे। चूंकि यहाँ पर बात किया गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा आयोग के द्वारा एक नया कमेटी गठित किया गया था। इन गठित कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन बनाए गए थे, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो बना था वह 7 जून 1955 को बना था और इनके अध्यक्ष थे वह बीजी खेर थे। और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के रिकमेंडेशन पर, ध्यान रखिए रिकमेंडेशन पर एक कमेटी बनाया गया था। कमेटी के यहाँ पर चेयरमैन पूछे जा रहे हैं जो कि जीबी पंत थे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच स्टेट्स कम्स अंडर रीजन बी इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य रीजन बी के अंतर्गत आता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें रीजन बी के अंतर्गत मेनली हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब एज ए स्टेट के तौर पर लिए जाते हैं। यूनियन टेरेटरी की अगर बात करें हम तो चंडीगढ़, दमन दीव और नगर हवेली जो होते हैं यूनियन टेरेटरी, वह रीजन बी के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तीनों दिया गया है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ देम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों को रीजन बी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, अंडर सेक्शन 43 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज लेड बिफोर, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो राजभाषा अधिनियम की जो धारा 4(3) के अंतर्गत संसद की राजभाषा समिति की रिपोर्ट संसद के किस सदन में के समक्ष रखा जाना चाहिए, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जब भी कोई बात करें यहाँ पर कि जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज की जो रिपोर्ट्स वगैरह है, इनको कौन से पार्लियामेंट्स के सामने रखना है, या राजभाषा अधिनियम 4(3) के अंतर्गत बताया गया है कि इन्हें बोथ हाउसेज में रखना है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों हाउसेज में इनको रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।